नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पर्सपेक्टिव नुक्ता नज़र उवैस इकबाल के साथ है जियो टीवी पे। नाज़रीन फाइनली बैंक ऑफ कनाडा ने जून की 5 तारीख को एक्सपेक्टेड था कि बैंक ऑफ कनाडा जो है वो 0.25 बेसिस जो है वो इंटरेस्ट रेट में कमी करेगा और ऐसा ही हुआ। पहले जब नाज़रीन इन्फ्लेशन का लास्ट मंथ डेटा आया तो जो है वो स्प्लिट मौजूद था। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि इंटरेस्ट रेट गिरेगा, लेकिन 50 से ज़ायद फ़ीसद लोगों का कहना ये था कि शायद नहीं गिरेगा। लेकिन जून 5 तारीख के करीब हम पहुंचते ये कंसेंसस बढ़ता चला गया कि बैंक ऑफ कनाडा अब इंटरेस्ट रेट गिराएगा और ऐसा ही हुआ। जून की 5 तारीख को नाज़रीन आखिरकार ये वो दिन आ गया कि बैंक ऑफ कनाडा को हमारी मुश्किलात का अंदाज़ा हो गया, शायद इन्फ्लेशन की कमी की वजह से या हमारी बढ़ती हुई मुश्किलात की वजह से। और आपने ये भी देखा कि जो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने भी अपनी स्टेटमेंट्स के अंदर बारहा कहा कि अब वक्त आ चुका है कि कैनेडियंस की मुश्किलात का हल ढूंढा जाए और इंटरेस्ट रेट्स को कम किया जाए। नाज़रीन अब इंटरेस्ट रेट की कमी का आगाज़ हुआ है। इस स्टेटमेंट को हमें कैसे लेना है? क्या आज से हमारी मुश्किलात का हल मिल गया है या अभी सिर्फ जो है वो तकलीफ से वापसी के सफ़र का ये सिर्फ पहला कदम है? और कितने कदम हमें और चलने होंगे कि हम अपने इस फाइनेंशियल स्ट्रेस से बाहर निकल सकेंगे? नाज़रीन इसी पे बात करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियोज़ में दावत दी है जनाब कामरान कुरैशी साहब को, जो मॉर्गेज एजेंट हैं रोलिमा फाइनेंशियल ग्रुप के, जो कि डोमिनियन लैंडिंग की फ्रेंचाइज है। इनसे हम बात करेंगे कि ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है और हमें किस हवाले से इस स्टेटमेंट को लेना चाहिए और आगे के हालात क्या होंगे। कामरान साहब अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। जी वालेकुम अस्सलाम। नहीं, वाकई ये जून 5 की जो अनाउंसमेंट आई उसने सबको बहुत खुश किया, क्योंकि इंडस्ट्री में बड़ी देर से जिसे कहते हैं ना कि वो फास्टिंग चल रही थी काफ़ी देर से तो फाइनली ये हुआ कि और टाइमिंग बड़ी परफेक्ट है कि एक तो समर स्टार्ट हुआ, अच्छा वेदर आया और जुलाई 23 से बैंक ऑफ कनाडा ने रेट को इंक्रीज़ करना तो स्टॉप कर दिया था। लेकिन ये था कि सब लोग ये कह रहे थे कि नहीं, अभी भी जो जिस हिसाब से इंक्रीज़ हो गया है तो उस हिसाब से डेफिनेटली ये ड्रॉप होना चाहिए, ताकि जो इसकी पेमेंट्स हैं स्पेशली उन सारे क्लाइंट्स की जिनके पास वेरिएबल मॉर्गेजेस थी, जो डायरेक्टली इम्पैक्टेड थे इससे। और आपको पता है कि सारा इन्वेस्टर जितना था सबके पास वेरिएबल मॉर्गेजेस थी और अब सब शॉर्टफॉल में जा रहे थे। तो हर किसी की ये होप थी कि ये अब ब्रेक मिलना चाहिए, क्योंकि अब तो ये भी खबरें आ रही थी कि लोग अपने पर्सनल जो क्रेडिट सोर्सेज हैं, इसके लाइन ऑफ क्रेडिट्स हैं, क्रेडिट कार्ड्स हैं, वहाँ से मॉर्गेज की पेमेंट्स करके सर्वाइव कर रहे हैं। तो उस हिसाब से नो डाउट कि अच्छी खबर आई कि अप्रैल के नंबर्स 2.7 के करीब इन्फ्लेशन गई। बैंक ऑफ कनाडा अभी भी एम करता है 2% के जितना नज़दीक जाए तो वो उनके लिए आइडियल नंबर्स हैं। लेकिन बहरहाल अब ये टाइम आया कि उन्होंने ये डिसाइड किया कि नहीं, अब वाकई ड्रॉप मिलना चाहिए। लेकिन कामरान साहब, जैसे बैंक ऑफ कनाडा के गवर्नर ने कहा कि हम जो है 0.25 बेसिस जो इंटरेस्ट रेट गिरा रहे हैं, तो अब जाहिर है इनका ये फैसला जो है बड़ा नपातुला और सोची समझी स्कीम के तहत होगा। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि जुलाई में जब इनकी डेट है उसमें आके ये 0.25 बढ़ा दें, या तो उसको स्टेबल रखेंगे या आहिस्ता आहिस्ता गिरेगा। तो आप हमारे नाज़रीन को ये बताएं, चूँकि हमें जून 5 के अनाउंसमेंट के बाद ये महसूस हुआ कि शायद हमारी मुश्किलात तो अब हल हो गई, लेकिन ऐसा नहीं है। तो थोड़ा सा पर्सपेक्टिव दीजिए कि 0.25 घटने से $1,00,000 या $1 मिलियन की जो मॉर्गेज है उस पर कितना डिफरेंस आया? जी तकरीबन जो अगर आप $1,00,000 पे देखें तो तकरीबन कोई पेमेंट ड्रॉप जो है वो $60 to $70 ड्रॉप बनता है। ठीक है। और ओवरऑल अगर आप इसको मिलियन में ले जाएं तो आगे जाके वो तकरीबन 700 के करीब इस पर ड्रॉप जो है वो जो टोटल ड्रॉप है उस पर मिल जाना चाहिए। तो बाकी ये है कि चूँकि जीडीपी की ग्रोथ भी जो पहले क्वार्टर में काफ़ी स्लो रही थी, वो भी एक रीज़न बनी थी कि जिसकी वजह से इसको सपोर्ट किया उन्होंने। जहाँ तक जितने भी मेजर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी ये बड़ी क्लियर इंडिकेशंस दे रहे थे कि जो मॉर्गेज की पेमेंट्स हैं वो खासी स्ट्रेस में नज़र आ रही हैं। ख़ासतौर पे जितने भी क्लाइंट्स जो वेरिएबल मॉर्गेजेस पे बैठे हैं, 2 बैंक थे जिन्होंने पेमेंट्स को इंक्रीज़ नहीं किया था, CIBC और रॉयल बैंक। वो एडवांटेज दे रहे थे कि वो आपकी अमोर्टाइजेशन को स्ट्रेच करके जा रहे थे, लेकिन उनके भी ज़ाहिर ट्रिगर पॉइंट्स हैं कि वो जब रिन्यूअल पे मॉर्गेज आ जाती है तो वो सारे उनको अमोर्टाइजेशन को वापस लाना है और पेमेंट को इंक्रीज़ करना है जी। तो ये सारे स्ट्रेसेस इतने ज़्यादा हो चुके थे कि अब डेफिनेटली बड़ी क्लियर इंडिकेशंस थी कि कोर इन्फ्लेशन जो है वो ड्रॉप हुई है। और
हायर इंटरेस्ट रेट भी इन्फ्लेशन इंक्रीज करने में रोल प्ले कर रहा था, क्योंकि हाउसिंग कॉस्ट जो है वो डेफिनेटली उसकी वजह से इंक्रीज हो रही थी। तो बेसिकली जिस आप मर्ज की जो मेडिसिन दे रहे थे उसके भी साइड इफेक्ट में ये आ रहा था, शदीद इफेक्ट आ रहा था। तो अब ये है कि मार्केट में तो बेतहाशा जो है बायर इस वक्त मौजूद है, जो कि इंतज़ार कर रहा है। लास्ट ईयर भी जो मेरा ख्याल है मोर देन 50% बायर था, वो फर्स्ट टाइम होम बायर था। तो वो लोग हैं, इमिग्रेंट्स इतने ज़्यादा हैं, हाउसिंग का शॉर्टेज अपनी जगह पे एग्जिस्ट करता है। तो मैं ये कहता हूँ कि न सिर्फ जो रेट ड्रॉप है वो एक फैक्टर है, बल्कि बाकी के जो फैक्टर हैं जिसमें अमोर्टाइजेशन का इंक्रीज़ है, जो कि आपने भी सुना, हमने भी सुना कि गवर्नमेंट ने कहा कि जी हम फर्स्ट टाइम होम बायर को 30 ईयर अमोर्टाइजेशन अलाउ करते हैं सिर्फ इंश्योर्ड मॉर्गेजेस पे जो CMHC की इंश्योर्ड हैं, लेकिन साथ उन्होंने कहा कि ये सिर्फ न्यू कंस्ट्रक्शन पे होंगी। अब न्यू कंस्ट्रक्शन वाले फर्स्ट टाइम होम बायर बहुत आपको पता है कि कितने हैं, ज़्यादातर लोग जिसने लेना है उसने तो फिर जो एग्जिस्टिंग मार्केट में से लेना है। तो इनको ओवरऑल करना चाहिए, ये हमारी बड़ी सख्त, अगर आपकी भी जब भी वो हो फीडबैक दीजिएगा कि ये ओवरऑल करना चाहिए। अच्छा कदम है 25 से 30 इयर्स, बट इट शुड बी ऑन अ रीसेल एज वेल एज ऑन अ न्यू कंस्ट्रक्शन। बिल्कुल ठीक। एक जो और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्वालिफिकेशन रेट है। क्वालिफाइंग रेट इतनी बड़ी चीज़ है कि उसको, क्योंकि जब आपका प्राइम लैंडिंग रेट 7.25 जो कि अब 5 जून की अनाउंसमेंट के बाद 6.95 पे आ गया, तो वो उसने थोड़ा रिलीफ दिया। लेकिन जो जब क्वालिफाइंग रेट्स डिसाइड होते हैं तो जो नेट रेट आप देते हैं क्लाइंट को उस पर 2% ज़्यादा रख के आप क्वालिफाई करते हैं, तो वो इतना ज़्यादा हो जाता है कि क्वालिफाइंग लिमिट्स जो हैं लोगों की कम हो जाती हैं, जिसकी बेसिस पे आप जो GTA के घर लेना बहुत मुश्किल है। आउटसाइड GTA तो शायद इजी हो। तो इसीलिए जो मार्केट के अंदर बाज़ दफ़ा ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो पेपर्स वाली या दूसरी चलती हैं, वो इसी चीज़ को कवर करने की, तो ये सब चीज़ डायरेक्टली कनेक्टेड होती है। तो गोइंग बैक टू योर क्वेश्चन, यस सर्टनली हम लोग होप कर रहे हैं कि बाय द एंड ऑफ द ईयर तकरीबन 0.75 तक या एटलीस्ट 1% रेट ड्रॉप रेट ड्रॉप। यानी इसका मतलब है कि जो जून 5 को 0.25 हुआ और जून 5 से लेके दिसंबर तक एक्सपेक्टेड है कि 0.75 या 1%। अगर 1% की रिडक्शन पे हम आते हैं तो नेचुरली जो रियल एस्टेट मार्केट है वो फ्यूल होगी, यानी बाहर आएगा। लेकिन इसका मुझे एक बताएं फिनोमेना कि हम ये देखते हैं कि अगर मिसाल आज 0.25 का अनाउंसमेंट आया, फिर जुलाई में फिर आ जाएगा, लेट्स से सितंबर में फिर आ जाएगा, तो अब बायर चूँकि अपने आप को शायद ओवर स्मार्ट समझता है, अब बायर ये सोचता है कि यार अभी तो सिर्फ 0.5 गिरा है, अभी तो 0.75 गिरा है, अभी ज़रा इसको और गिरने दो, फिर मैं मॉर्गेज के लिए बाहर आऊँगा, घर खरीदने के लिए बाहर आऊँगा। तो क्या ऐसा माइंडसेट एग्जिस्ट करता है? देखिए, मैं तो वैसे हकीकत ये है कि हायर इंटरेस्ट रेट पे जो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है प्राइस ड्रॉप का। वो बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि इग्नोर होता है, क्योंकि क्लाइंट का मेन फोकस चला जाता है पेमेंट के ऊपर। क्लाइंट ये नहीं देखता कि यही प्रॉपर्टी जो एक साल पहले अगर 1.2 मिलियन की मिल रही थी आज 1.1 मिलियन की मिल रही है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट हाई हो गई। तो आहिस्ता अब ये सारे बूस्टर्स हैं। अब ये पहला बूस्टर मिला है जून 5 को, अगर ये और बूस्टर मिलते हैं उसकी वजह से क्या होगा, जब एक्टिविटी इंक्रीज होती है, बायर मार्केट में ज़्यादा आता है, तो सेलर थोड़ी मार्केट चेंज होकर सेलर की साइड पे ज़्यादा इंक्लाइन होनी शुरू होती है, क्योंकि उसको ज़्यादा चॉइस मिल रहा होता है। तो इसलिए प्राइस इंक्रीज तो थोड़ी शुरू हो जाती है। लेकिन एक अच्छी चीज़ ये है कि सिर्फ वेरिएबल मॉर्गेज ही मार्केट में मॉर्गेज नहीं है, फिक्स मॉर्गेजेस भी हैं। अब आज की अगर हम इस महीने की बात करें मई की, जब रेट्स अभी वेरिएबल आउट ऑफ रीच था, लेकिन फिक्स रेट्स हमें इंश्योर्ड मॉर्गेजेस पे 4.89 4.79 भी नज़र आया। 3.3 ईयर फिक्स, 5 ईयर्स फिक्स, जो कि बड़ा डिसेंट है, क्योंकि ओवरऑल अगर कनाडा में आप एवरेज रेट्स देखें तो अंडर 5%, क्लोज टू 5% रहे हैं। तो वो रेट्स वहाँ टच किए हैं। तो इसका मतलब ये है कि जब रेट ड्रॉप शुरू होता है वेरिएबल मॉर्गेजेस पे, तो जो फिक्स मॉर्गेजेस हैं जो कि डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, लेकिन उन पे भी इम्पैक्ट आता है। बॉन्ड मार्केट में भी फ्लक्चुएशन नज़र आती है, वो पैसा भी थोड़ा लेंडर्स को सस्ता मिलता है। चांसेस ये हैं कि शायद जो फिक्स मॉर्गेजेस हैं वो 4% के नज़दीक पहुँच जाए। जब वो 4% के नज़दीक आ जाएंगी, और वैसे भी मैं हकीकत ही बताऊं आपको, जो फर्स्ट टाइम होम बायर्स हैं उनको फिक्स मॉर्गेजेस ज़्यादा सूट करती हैं, क्योंकि उनका मॉर्गेज से पहला इंट्रो है, स्टेबिलिटी रहती है, आपको फ्लक्चुएशंस नहीं देखनी पड़ती। आप 5 साल पहली टर्म कंप्लीट करते हैं, उसके बाद आपको मॉर्गेज के सब्जेक्ट की समझ आती है, आपको बजटिंग की समझ आती है, आप रिस्क ले सकते हैं वेरिएबल का।
रिस्क मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसमें फ्लक्चुएशंस हैं, आपको उस पर विजिलेंट रहना पड़ता है, नज़र रखनी पड़ती है। तो इंशाल्लाह मेरा ख्याल है कि फिक्स रेट्स नीचे आने से भी मार्केट में काफ़ी बूस्ट आएगा। बिल्कुल नाज़रीन, यहाँ पे हम छोटी सी ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपके कुछ टॉप ऑफ माइंड सवालात हैं, और मुझे पता है कि ज़ाहिर है वो लोग जिनकी मॉर्गेजेस अब रिन्यू होने वाली हैं, किसी के 1 महीने बाद, किसी की 4 महीने के बाद, आपका सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब रिन्यू हमने करना है तो क्या इसको आज फिक्स पे रिन्यू करें या वेरिएबल मॉर्गेज पे रिन्यू करें। नाज़रीन याद रखिए कि जो अच्छा डिसीजन है वो मोहताज है अच्छे मशवरे का। इस मशवरे को जानने के लिए नाज़रीन ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन वेलकम बैक, बहुत शुक्रिया। ब्रेक के बाद भी आप हमारे साथ रहे। आज हम बात कर रहे हैं जून 5 के बैंक ऑफ कनाडा के अनाउंसमेंट के हवाले से, जहां पे 0.25 जो है वो परसेंटेज इंटरेस्ट रेट कट किया गया ताकि जो है वो कैनेडियंस की मुश्किलात का जो है वो कोई हल पेश किया जा सके। कहा यह जा रहा है कि इस साल के इख्तिताम तक उम्मीद है 0.75 या 1% तक भी शायद जो है वो इंटरेस्ट रेट नीचे आ जाए, प्रोवाइडेड कि जो इन्फ्लेशन का डेटा है वो सही डायरेक्शन में जाए। जानना ये भी है कि अगर इस बूस्ट से या मज़ीद बूस्टर से अगर रियल एस्टेट मार्केट फ्यूल करना शुरू करती है तो क्या इसका बैंक ऑफ कनाडा के डिसीजन पर कोई फ़र्क पड़ेगा। यही सवाल कामरान साहब आपसे करता हूँ कि हमने ये भी देखा कि बैंक ऑफ कनाडा ने ये कहा कि जब हम इंटरेस्ट रेट्स गिराना शुरू करेंगे तो अगर रियल एस्टेट मार्केट उससे फ्यूल होती है, दिस इज़ नन ऑफ आवर बिजनेस। बैंक ऑफ कनाडा ने साफ बात कर दी कि ये हमारा मसला नहीं है, अगर रियल एस्टेट मार्केट फ्यूल करती है तो दिस इज़ नेचुरल कोर्स ऑफ एक्शन। तो क्या हमें इससे कोई परेशानी होनी चाहिए? देखिए वो तो नो डाउट उसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो सप्लाई और डिमांड है वो एक ऐसी चीज़ है कि जिसका उस पर ह्यूज इम्पैक्ट होता है कि अगर रेट्स तो नॉर्मली ज़्यादातर बैंक ऑफ कनाडा इंडिपेंडेंट है अपने डिसीजन करने में और इन्फ्लेशन को उस लिमिट पर रखने में, लेकिन अगर मार्केट के अंदर ज़्यादा सप्लाई नहीं है घरों की तो वो डिमांड अपनी जगह पर रहती है। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि कोविड में जो हमने बिग चेंज देखा कि रिमोट वर्क बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गया है मोस्टली बैंक्स में हर जगह पर। तो जब रिमोट वर्क स्टार्ट हो जाएगा इसका मतलब है कि जो स्प्रेड आउट है वो GTA से बहुत बाहर तक जा रहा है, और अब आपको वाटरलू रीजन और रीजन से इर्द गिर्द के जितने कनेक्टेड रीजन हैं वहाँ पे लोग मूव हो रहे हैं, क्योंकि घर से काम आप जब कर सकते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो उससे स्प्रेड आउट होने से शायद मार्केट के ऊपर प्रेशर जो है वो थोड़ा प्राइस इंक्रीज पे ज़्यादा ना हो। लेकिन दूसरी बात जो रिन्यूअल की आपने की, मैं ये कहता हूँ कि देखें इस दफ़ा पहले क्या होता है कि रिन्यूअल पे लोग आसानी देखते हुए कि क्वालिफिकेशन नहीं करनी पड़ती, वैसे ही रिन्यूअल घर पे आती है, लोग साइन कर देते हैं 70%। लेकिन मेरा ख्याल है ये जो 1-2 साल हैं ये सबसे ज़्यादा वो टाइम है कि जब आपको 4 महीने 5 महीने रह गए तवज्जो देनी है, क्योंकि आपको ये देखना है कि अगर आप लोअर इंटरेस्ट रेट पे बैठे हुए थे, आपने फिक्स साइन किया था, अब आप उससे बाहर आ रहे हैं तो आपको वो रेट्स अवेलेबल नहीं है मार्केट में जो 2% पे थे या 1% पे थे या जो भी। तो इसलिए और कुछ वो जो बैंक्स जिन्होंने आपकी पेमेंट को होल्ड किया हुआ था उन्होंने रिन्यूअल पे आपकी पेमेंट को इंक्रीज करना है उस गैप को कवर करने के लिए, क्योंकि आपको उस एमोर्टाइजेशन पे वापस आना है जो आपकी एक्चुअल थी। तो इसलिए ये आपको शॉप अराउंड करना चाहिए और डेफिनेटली मार्केट में निकल के देखना चाहिए और इन टाइम निकलें आप। और जाहिर है जो ब्रोकर्स हैं जो प्रोफेशनल्स हैं उनको आप चांस दें ताकि वो आपकी इनकम को आपके पोर्टफोलियो आपके लिए कोई बेटर चॉइसेस निकाल सकें। तो ये 100% अपने चॉइसेस देख के निकलना चाहिए। बाकी जहाँ तक प्रोडक्ट की बात है, मैं ये कहता हूँ कि सिक्योरिटी के हिसाब से सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो 3 इयर्स फिक्स का बहुत ज़्यादा पॉपुलर गया है। अच्छा, वो क्यों? उसमें एक तो ये है कि एक तो लॉन्ग टर्म आप फिक्स साइन नहीं कर रहे कि अगर आपको रेट्स ड्रॉप शुरू हो जाता है तो आप ये नहीं कहते कि आपने अपने आप को पिंजरे फंसा दिया लंबे। तो आप उसमें 3 इयर्स में रहते हैं जो कि आपको 5 मंथ्स बिफोर मैच्योरिटी आप शॉप अराउंड कर सकते हैं। तो इसलिए 2.5 साल है। और दूसरा ये होता है कि आपको रिलीफ मिलता है, अगर आप वेरिएबल से फिक्स में आए हैं तो आपको एटलीस्ट ह्यूज ड्रॉप मिलता है, पेमेंट ड्रॉप मिलती है, कैश फ्लो बेहतर होता है। तो वो आपके पास चॉइसेस आ जाएंगे, लेकिन डेफिनेटली शॉप अराउंड करना चाहिए। एक ही वक्त में डिफरेंट लेंडर्स के डिफरेंट रेट्स होते हैं और अगर आप प्रोफेशनल्स को चांस देंगे आपके बिहाफ पे जिनकी फीस नहीं होती है तो आपके लिए शॉप अराउंड करके आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो यानी आप कह रहे हैं कि जो अभी जिनके रिन्यूअल्स टेबल पे आ रहे हैं, आने वाले हैं, आंख बंद करके जो है वो साइन ना कर दें कि जी ठीक है ऑटो रिन्यू हो जाए। जब ऑटो रिन्यू होगा, जब आपको पता लगेगा यार मेरे दोस्त को तो 3.9 भी मिल गया और मैंने जो है वो 5.2 पे साइन कर दिया, तो फिर अब आप लॉक हो गए अगले X नंबर ऑफ ईयर्स के लिए। तो यानी प्रोफेशनल से एडवाइस है। ये मुझे बताएं कि कॉमन जो है वो हमारा मिसकंसेप्शन ये है कि जिसने मेरे मॉर्गेज की थी मुझे उसी के पास ही वापस जाना है।
तो क्या ये ज़रूरी है? नहीं, देखें, पता क्या है, जब आप, मेरा ख्याल है पहली दफ़ा आप घर लेते हैं तो उस वक़्त आपका जो नॉलेज है वो आपका इतना ज़्यादा नहीं होता। आप लोग आपका ना तो सब्जेक्ट से नॉलेज होता है, ना आपकी सोशल रिलेशनशिप इतना अच्छा होता है। जब आपकी मॉर्गेज आपने 5 साल गुजार लिए होते हैं तो आपको सब्जेक्ट की भी समझ आ गई होती है, आपको अगर आप कम्युनिटी में थोड़े एक्टिव हैं तो आपको लोगों के रिप्यूट की भी समझ आ चुकी होती है। तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको हाँ, अगर किसी ने आपको बहुत अच्छी सर्विस दी है और आपको प्रूव हुआ है, आपने जिससे भी डिस्कस किया, आपको पता लगा कि नहीं आपको बेस्ट प्रोडक्ट मिला था जो आपके चॉइस का था, बेस्ट रेट मिला था, तो डेफिनेटली उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। वो प्रोफेशनल्स को हमेशा हर सूरत में उनको रिस्पेक्ट करना चाहिए। लेकिन कोई ऐसा प्रोफेशनल जिसने क्लाइंट की डिमांड्स की बजाय अपनी कमीशन या अपनी चीज़ों को ज़्यादा प्रेफर किया है, तो मेरा ख्याल है उनको टाइम खुद ही लेसन टीच करता है और लोग कभी भी उनको ऐसा बिजनेस रिपीट नहीं होता। तो बहरहाल उसमें जो मैंने एमोर्टाइजेशन की बात की है कि अगर आप सेम लेंडर्स के पास रहते हैं जिन्होंने आपकी पेमेंट इंक्रीज नहीं की थी, वो आपको उसी एमोर्टाइजेशन पे वापस लेके जाएंगे कि जहां पे आपकी ओरिजिनल लेस टाइम गॉन बाय जहां पे थे, तो आपकी पेमेंट इंक्रीज होगी। तो हाँ, आप नए लेंडर के पास जाने के बाद चूंकि आपकी नई मॉर्गेज रजिस्टर होगी तो आप 30 ईयर्स पे दोबारा रजिस्टर कर सकते हैं। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्योंकि आपको देखना होगा रेट के साथ साथ। बाकी जहां तक फिक्स है वो एकदम हाई डिमांड में गया है, अगर तो गैप 3% से ज़्यादा आ गया है वेरिएबल फिक्स के बीच में, तो डेफिनेटली इसमें ह्यूज आपका पेमेंट इम्पैक्ट आएगा। बाकी वेरिएबल पहले जो ज़्यादा थे वो इन्वेस्टर्स लिया करते थे क्योंकि वो ये कहते थे कि जब घर सेल होने का वो होगा तो हम इसको सेल कर देंगे, हमें पेनल्टी ना पड़ जाए। तो वो बाज़ दफ़ा उनकी मजबूरी होती है इन्वेस्टर्स की कि वो उसमें जाते हैं बार बार वेरिएबल में। तो यानी आज की तारीख में आप ये रेकमेंड कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम होम बायर का तो आपने नाम लिया, लेकिन इसके अलावा जो रिपीट रिन्यूअल करने वाले लोग भी हैं वो फिक्स्ड पे इस वक्त ज़्यादा तवज्जो दें? मेरा ख्याल है 3 इयर्स फिक्स जो है, 2 इयर्स फिक्स, 3 इयर्स फिक्स आइडियल प्रोडक्ट है इस वक्त। अगर आपको इसकी प्राइसिंग अच्छी रीजनेबल मिल जाती है और आपको ह्यूज गैप है बिटवीन वेरिएबल एंड फिक्स, और आपको लगता है कि आपने इस घर को चेंज नहीं करना, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम बगैर वजह के घर चेंज कर रहे होते हैं। अगर घर चेंज नहीं करना, आपकी नीड चेंज नहीं हुई है, तो आप ज़रूर फिक्स में चले जाएँ थोड़ी देर के लिए, थोड़ा होल्ड करें, चीज़ों को देखें, हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं इंशाल्लाह। तो वो क्योंकि इसमें इस दफ़ा जो रेट्स इंक्रीज़ हुए थे, पहली बात जो रेट ड्रॉप हुए थे वो भी एक्सटर्नल फैक्टर था कोविड की वजह से, और वो स्टिमुलेशन चाहिए था इकोनॉमी को, रेट ड्रॉप किए गए। उसके बाद ये नहीं फिगर आउट किया गया कि इसकी वजह से इन्फ्लेशन बहुत इंक्रीज़ होगी, फिर उसकी वजह से फिर बाहर वॉर्स चल रही थी, वो प्रॉब्लम्स हुए। तो उन सारे फैक्टर्स की वजह से, एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से यहाँ पे रेट्स पे आए। लेकिन अगर चीज़ें बेहतर हो गई, अल्लाह से दुआ कि ये अगर वॉर्स वगैरह भी, यूक्रेन की, फ़लस्तीन की चीज़ें भी ठीक हो गए मामला, तो मेरा ख्याल है कि इकोनॉमी बैक शेप में आएगी और हम 2 साल के बाद अपना अच्छा डिसीजन कर सकेंगे। 2 साल के बाद बेहतर डिसीजन कर सकेंगे। जाते जाते आखिर में ये बताएं कि वो जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है, जो हमारे बच्चे हैं, अब जो 21, 22, 23, 24 साल के हो गए, यूनिवर्सिटी से निकल गए, 1-2 साल की नौकरी कर ली, उनको क्या फुट स्टेप्स अपनाने चाहिए कि जब उनको क्रेडिट लेने की बारी आए या मॉर्गेज लेने की बारी आए या को साइनर बनने की बारी आए तो उनके पास वो बेसिक इंग्रेडिएंट्स मौजूद हों? हाँ, नहीं, ज़रूर इंशाल्लाह। देखें, अभी तक अच्छी चीज़ ये है कि कनाडा में आप अगर आप 500,000 तक का घर लेते हैं, आप 5% डाउन पेमेंट पे ले सकते हैं। ठीक है। उसमें भी अगर पेरेंट्स शेयर करना चाहें तो वो उसमें भी एज ए गिफ्टेड डाउन पेमेंट पेरेंट्स शेयर कर सकते हैं। तो एज सच आपके पास आप RSP में भी रख सकते हैं। आप जो फर्स्ट टाइम होम का जो अब नया बैंक अकाउंट है उसमें भी सेविंग कर सकते हैं, तो उसमें टैक्स इम्प्लीकेशंस भी नहीं है। आप उस पैसे को यूज़ करके डाउन पेमेंट तो आप घर ले सकते हैं 100%, क्योंकि अगर आप लेते हैं तो उसके 2 फायदे होते हैं। एक तो अगर आप रेंट पे रहते हैं तो 100% समझेंगे वो आपका पैसा ज़ाया होता है, लेकिन अगर आप मॉर्गेज पेमेंट देते हैं तो उसमें जो प्रिंसिपल पे पोर्शन जा रहा होता है वो प्रिंसिपल डाउन होता है, आपकी इक्विटी बिल्ड होती है, और दूसरा एप्रिसिएशन अपनी जगह पे है, और तीसरी इंडिपेंडेंस है कि आप लर्न करते हैं कि इंडिपेंडेंटली कैसे रहना है और कैसे चीज़ें मैनेज करनी है। तो फॉर श्योर आपको प्री अप्रूवल मैं हमेशा से कहूँगा कि ज़रूर अपने आप को, जब आपको लगे कि आप रेडी हैं, आपके इनकम अच्छी हो गई है, आप तो आएँ हमारे पास, प्री अप्रूवल ज़रूर करें, ऐसे डिसीजन ना करें, प्रोफेशनल के पास बैठ जाएं, वो आपको बता देगा कि आपकी क्वालिफाइंग लिमिट्स क्या हैं, उसके हिसाब से आपकी शॉपिंग अच्छी रहेगी, रियल्टर को गाइडेंस मिलेगी, प्रॉपर प्रॉपर्टी दिखाएगा, ना कि ये कि फिर बाद में ऐसा ब्रोकर ढूंढना पड़े जो मैजिक दिखाए। बहुत बहुत शुक्रिया कामरान साहब, आपने हमें अपना वक्त दिया और हमारे नाज़रीन को जो 5 जून का बैंक ऑफ कनाडा का अनाउंसमेंट है उस हवाले से थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट भी क्रिएट किया और किस तरह से जो है हमारी मुश्किलात आहिस्ता आहिस्ता कम होंगी, एकदम
कम नहीं होंगी, तवज्जो से काम करना है। बहुत शुक्रिया कामरान साहब। थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने देखा जिस तरह से उन्होंने कहा कि इसमें आज के प्रोग्राम में अगर आप एक बात भी लेकर उठें वो ये है कि जिन लोगों के मॉर्गेज के रिन्यूअल्स आ रहे हैं, आने वाले हैं, आंख बंद करके आप उनको साइन ना कीजिए। उनको अपने उन प्रोफेशनल से जिन्होंने आपको पहले मॉर्गेज करके दी थी, अगर आप उनसे सेटिस्फाइड हैं, नहीं है तो कामरान कुरैशी साहब जैसे ऐसे वो लोग कि जो इस इंडस्ट्री में 15-20 सालों से काम कर रहे हैं और सारे मद्दो जज़र इन्होंने देखे हुए हैं, उतार चढ़ाव से वाकिफ़ हैं, इनसे आप ज़रूर गाइडेंस लीजिएगा। हो सकता है कि ये आपके महीने का $500, $700, $800 बचाने का बाइस बने या आपको सही डायरेक्शन में सही मशवरा दे सके। जैसे मैंने ब्रेक पे जाने से पहले कहा था कि अच्छा डिसीजन जो है वो अच्छे मशवरे का मोहताज है, तो मशवरा लेने में शर्माने की भी ज़रूरत नहीं है। ये आपका हक़ है, ये आपका राइट है कि आप जाके जो है वो एडवाइस सीख करें और बेस्ड ऑन दी प्रोफेशनल एडवाइस, दोस्तों से लेने की बजाय प्रोफेशनल से आपने एडवाइस लेनी है। जब आपको अच्छी एडवाइस मिल जाए तो फिर आपके पास एक्शन लेने की सलाहियत होनी चाहिए और फिर रिग्रेट नहीं करना कि आपने जो फैसला किया वो आपने उन सर्कमस्टेंसेस को सामने रखते हुए बेस्ट एडवाइस को लेते हुए आपने फैसला किया। नाज़रीन, होपफुली आने वाले वक्त में 4, 6, 8 महीने के बाद मेरी और आपकी मुश्किलात जो है वो बतदरीज कम होना शुरू हो जाएंगी, ताकि हम फिर उस सफ़र पे दोबारा गामज़न हो जाएं कि जिस मकसद के लिए मैं और आप कनाडा आए थे कि अपना और अपने बच्चों का रोशन मुस्तकबिल तलाश करें। होपफुली हम उस मुस्तकबिल को तलाश भी कर पाएँ और उससे एंजॉय भी कर पाएँ। नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम।